हाँ, शुरू करें क्या? ऑडियो हेलो 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 ऑडियो प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, मेरी आवाज सुनो। थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, हाँ। जैसे बिल्कुल पास में। बिल्कुल। और आज अपने वीकली ऑफ पे राहुल भी आ गया है, संजय जी और अशोक सर, हम लोग का ऑडिशन है, तो आज का बढ़िया ही होने वाला है। हाँ, बढ़िया होगा। और मतलब पिछले कई दिनों से हम लोग अलर्ट मोड पे भी हैं कि जैसे सैनिकों की तरह। हाँ। एकदम हम लोग स्टैंड बाय मोड पर चल रहे हैं। और क्यों ना हो मौसमी, क्योंकि देखिए जो जिस दिन से पहलगांव में अटैक हुआ और प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग वो भी बिजी हैं और पूरी रणनीति बनाने को लेके कैसे सबक सिखाना है, तो हम भी अपनी ड्यूटी का हिस्सा हमारे की लोगों तक खबर पहुंचाए, एक एक जानकारी लोगों तक पहुंचाए। इसलिए हर वक्त हम भी मुस्तैद हैं सेना की तरह और सरकार की तरह। बिल्कुल। देखिए जी, रणनीति एकदम अचानक बहुत बदल रही है तेजी से, कई बार तो फोकस ही शिफ्ट हो जा रहा है। बिल्कुल हो तो आइए अपने दर्शकों का भी स्वागत कर देते हैं। हम लोग का भी फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया आपस में चर्चा में और हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग स्टैंड बाय मोड पर हैं, लेकिन आपके लिए हम लोग हमेशा अलर्ट मोड पे हैं और आपका हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत खास। हमारे वरिष्ठतम सहयोगी अशोक सिंघल सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो सिंघल साहब से बहुत सारी बातचीत करेंगे। और ये रिपोर्टर्स ऑफ एयर के पॉडकास्ट के बारे में आप लोग को पता है, राहुल गौतम से आप वाकिफ ही हैं, पैनी नजर रखते हैं ऑपोजिशन पर। संजय सर का इंट्रोडक्शन हम दे ही चुके हैं, हमारे एक दूसरे मठाधीश है, या ये कह लीजिए सर्वे सर्वा हैं, कानूनी पकड़ भी है, धर्म पर भी है, और क्या जात पर है, ये सवाल जो है आज बड़ा लाजमी है, क्योंकि धीरे धीरे किस तरह से पहलगाम से फोकस पटना शिफ्ट हुआ और किस तरह से मैं पाक पाक तू जात जात, इस पर चर्चा होने लगी। इस पे हम लोग आज अपना सारा फोकस और अटेंशन रखेंगे। स्पॉटलाइट इस पर है, क्योंकि कहा जाता है कि जन्म जात मत पूछिए, क्या जात और पात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। तो रैदास तो ये कह गए थे कि ना कोई जाति होती है, ना कोई कुजाति होती है, और जो समाज का जो समीकरण है या समानता है, उसको लेकर कई कहानियां कही गई, कई मूवमेंट्स लड़े गए और सियासी हलकों में कई आंदोलन चले। आज हम जिस कगार पर खड़े हैं उस पे हम लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना का सरकार ने ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है, क्योंकि आज हम लोग पिछले एपिसोड में सर हम लोग ने चर्चा की थी पहलगाम आतंकी हमले की और पूरा डिकोड किया था। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को वो पसंद आया होगा। इस बारी हम लोग जानना चाहते हैं कि टीवी पे तो चल ही रहा है कि सरकार के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है और क्या होने वाला है, पर ये मन में सवाल उठता है अशोक जी कि क्या हुआ एकदम से पाकिस्तान से कैसे जाते पे? बिल्कुल मौसमी, हम लोग तो उस वक्त प्रधानमंत्री निवास पे जो बैठक चल रही थी, 4 बैठकें थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीपीए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सीसीए के इकोनॉमिक्स अफेयर्स और कैबिनेट मीटिंग, 4 मीटिंग। सबको लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ ये होगा, फैसला हो जाएगा, बहुत सारे निर्णय आएंगे, क्योंकि जो उससे पहले सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत सारे निर्णय हुए थे। तो लग रहा था कि मिलिट्री स्ट्राइक होनी है, अब तो मिलिट्री एक्शन होना है, वही बचा हुआ है और सरकार पूरी तैयार है इसके लिए। और सबक सिखाना है, प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग बोल चुके हैं कि छोड़ेंगे नहीं, और पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर ही चुके हैं हम लोग पहले पास्ट में। तो सबको उम्मीदें थे कि आज 4 बैठकें, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई, अश्विनी वैष्णव जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने कैबिनेट के निर्णय बताए, किसानों को लेके हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हुआ, सड़क बनाने को लेके हुआ। लेकिन जब वो हुआ तो उन्होंने फिर धीरे से एक पर्ची निकाली और सीसीपीए का निर्णय बता दिया, जाति जनगणना। सब बड़े हैरान हो गए, अरे ये कैसे हो गया, सोचा भी नहीं, सपने में नहीं सोच रहा था कोई। पहलगाम को लेके सब सोच रहे हैं, पूरा चैनल गए थे, सारे पत्रकार भी गए थे, इसीलिए गए थे कि कुछ खबर, सवाल भी बीच बीच में पूछने की कोशिश कर रहे थे, उनको बोल रहे थे कि नहीं कैबिनेट ब्रीफिंग को लेके आइए। तो मौसमी बड़ा लोगों को कि कैसे हो गया, जाति जनगणना कहाँ से आ गई इसमें, दूर दूर तक सपने में नहीं सोचा होगा, ख्यालों में नहीं आया आदमी को, और अचानक ये निकल के आ गया। तो थोड़ी देर के लिए पहलगाम छूट करके जाति जनगणना पे अशोक जी, ये सरकार पिछले 10 सालों से 12 सालों से सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है कि एकदम अचानक कुछ भी आ जाता है
और सारे जो कोई लोग सोच ही दंग नहीं रह सकता उस जाते पे आ हैं। जाते हैं। फिर विपक्ष ये कहता है कि मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि ये इतना बड़ा मुद्दा पहलगाम का, इससे अगर ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप अगर लग रहा है तो आखिर क्यों? वो तो इतना बड़ा मुद्दा था, पूरे देश का ध्यान उस पर फोकस था, एकदम से ये आ गया, जिससे मुझे लग रहा है कि ये भविष्योन्मुखी है। आगे जो चुनाव आने वाले हैं, बिहार चुनाव, इसकी भी चिंता सरकार को है। 27 में यूपी के हैं। हाँ, 27 में यूपी के हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग पाकिस्तान वाले मोर्चे को तो ध्यान में रखे हुए हैं, लेकिन साथ में इंटरनल मोर्चा भी बिल्कुल दोनों चीजों को संभाले हुए हैं। टाइमिंग पर लगता है कि थोड़ा ये सा सवाल ये पूछा भी गया, कांग्रेस के नेताओं ने दबी जबान में ये पूछा है कि ये टाइमिंग को लेकर, लेकिन क्योंकि उनके पक्ष में एक तरीके से ये फैसला है तो उन्होंने ज्यादा इसको लेकर सवाल नहीं उठाया। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी से भी ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने कहा मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, ये आप लोगों का काम है, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा। तो कांग्रेस ये चाहती है कि बाहर डिस्कोर्स में ये चर्चा होती रहे कि क्या टाइमिंग को लेकर या ध्यान भटकाने को लेकर, लेकिन कम से कम हम ऑफिशियल हैंडल्स पे ना, हाँ ऑफिशियली हम इसको काउंटर ना करें, क्योंकि ये तो हमारा ही ब्रेन चाइल्ड है, या हम इसका क्रेडिट जो है वो क्लेम करें। तो कुल मिलाकर कांग्रेस या विपक्ष जो है, खासतौर पर छोटे दल हैं, तेजस्वी यादव ने लालू यादव की तस्वीर पोस्ट करते हुए ये कहा कि ये लड़ाई आज कुछ सालों की लड़ाई नहीं है, दशकों से ये लड़ाई चल रही है, इसको इनकैश करने की भी कोशिश भी की जा रही है। तो पहलगाम से पटना जो आपने शुरू में जो रेफरेंस दिया, आई थिंक, और जो बिहार का आपने जो ऐड किया, वो मेरे को लगता है कि बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ दम है कि जाहिर है सरकारें फैसला लेती हैं तो उनके दिमाग में गवर्नेंस के अलावा इलेक्शंस हमेशा हमेशा रहते ही हैं। तो और जाति मैटर करती हुई है। देखिए यूपी बिहार खास तौर से, वैसे तो सब राज्यों में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टिकट दी जाती है या बाकी चीजें भी, तो जाति को देख के कोई भी कुछ भी कहे, जातियां हमेशा होती है। कैबिनेट का फॉर्मेशन जो होता है उसमें भी क्षेत्रीय जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और बीजेपी की अगर बात की जाए, वो लोग कहते हैं कि सबने कहा कि राहुल गांधी हो, अखिलेश हो या लालू यादव की बात की जा रही है, लालू का पुराना बयान निकाल करके ट्वीट किया गया उस दिन। तो देखिए बीजेपी ने भी कभी डिनाई नहीं किया जाति की अगर बात की। 2011 में मौसमी गोपीनाथ मुंडे जो कि बड़े पिछड़े उसके आते हैं, और हुक्म देव नारायण बिहार से आते हैं, बड़े नेता, छोटा अटल उनको कहा जाता था। उनके भाषण को मोदी ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इसी 2014 के कार्यकाल में जब वो बोले थे, घंटों बोले, 1.5-2 घंटा, और मोदी बड़ा तालियां बजाई और अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा बोलते हैं। और जमीनी नेता है वो भी बिल्कुल, लालू कहते हैं ना, मैं अपनी भैंस चुराई, मैंने क्या मिट्टी के मकान में थे, तो हुक्म देव नारायण सिंह भी वैसे ही है, बिल्कुल खांटी जमीनी नेता, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आए। तो उनको उन दोनों ने बोला था। सुषमा स्वराज भी थी उस टाइम विपक्ष की नेता, सुषमा स्वराज ने भी समर्थन किया था, बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया जातीय जनगणना का, जाति उसको लेकर के। तो उस टाइम गोपीनाथ मुंडे और हुक्म देव नारायण सिंह ने भी इसका समर्थन किया और इस बात को उठाया था। लेकिन कहीं ना कि राजनीति रही, किसको कब कन्वीनियंट है, कब किसको सहूलियत होती है इस मुद्दे को लेकर के, तो अपने अपने तरीके से चीजें टलती रही। कोई कांग्रेस पे ब्लेम डालती है कि कांग्रेस ने टाल दिया, कांग्रेस बैठी रही इसके ऊपर, कुछ नहीं किया, कोई किसी ऊपर डालता है। कुल मिला के ये रहा राहुल कि जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चुनाव हो, पार्टी की पॉलिटिक्स हो, सरकारें बने, गठन हो, सब जगह कहीं ना कहीं जाति मैटर करती है। तभी ये दर्शकों को संजय जी बताना जरूरी है कि अशोक जी जो है पिछले 30-35 साल से सियासी जगत में जो है कवर करते आए हैं, सियासी राजनीतिक तमाम इवेंट्स को, और उन्होंने कई संसद देखे, कई पार्लियामेंट्स सरकारें देखी, बल्कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को देखा। गुजरात से शुरुआत करेंगे। चंद्रशेखर, शुरुआत पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था जब आपने शुरुआत की? मैंने गुजराल को देखा, देवेगौड़ा को देखा, मतलब कवर करने की बात, कवर करने की बात है। चंद्रशेखर जी को देखा, और उसके बाद तो अटल जी के टाइम में तो हम लोग बहुत ही एक्टिवली कवर किया करते थे अटल बिहारी गवर्नमेंट को। तो उस टाइम का एक एक पल हम लोगों को, बहुत सारी घटनाएं हैं वो सब याद है। तो लगातार देखा, लालू यादव की पॉलिटिक्स देखी हमने। जब राबड़ी देवी सीएम बनी तो कैसे लालू पीछे बैठ करके उनको बताया करते थे ये बोलना है वो बोलना है, अब तो वो खुद बोल लेती हैं। लेकिन उस वक्त का दौर भी देखा और मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स देखी। तो आपने मंडल की पूरी पॉलिटिक्स देखी और कमंडल की भी पॉलिटिक्स देखी। कैसे लालू यादव का उदय हुआ, कैसे ये बिहार की राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द घूमी, और मुलायम सिंह उस वक्त के लालू क्या होते थे? देखिए लालू यादव तेज तर्रार नेता तो थे हमेशा, लेकिन वीपी सिंह जब 1991 की अगर बात करें
मंडल की जो ये थी सिफारिशें उसको लागू की गई थी। हाँ। वीपी सिंह को ये लगता था कि उससे वो नेता बन जाएंगे, लेकिन उसको उसका फायदा नहीं मिला। फायदा लेके लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, वहां पे बिहार में जाके लालू यादव बड़े नेता हो गए, यूपी में मुलायम सिंह हो गए। तो उसके बाद से ये मुख्यमंत्री हुए, फिर ये मुख्यमंत्री हुए, ऐसे कर करके इनका कुछ साल तक तो जल ऐसा कि वो ओबीसी का मामला था तो फायदा ओबीसी ले गए। हाँ। और ये रह गए ठाकुर साहब। बिल्कुल, ठाकुर साहब को फायदा नहीं हुआ। फिर ये नेता बन गए। फिर समय के हिसाब से राजनीति और आगे बढ़ी। जो पिछड़ों की बात करी थी, लालू एक बड़ा नेता था, वो सिर्फ मुस्लिम और यादव का ही नहीं, पिछड़ों में भी था। और लालू की खास पॉलिटिक्स क्या थी, वो ठेठ बोलते ना कि बिल्कुल जमीनी और दबे कुचले नेताओं की। वो बोलता था कि मैं तो पिछड़े, शोषित और दबे कुचलों की राजनीति करता हूँ। वो ये नहीं कहता मुस्लिम और मैं यादव की करता हूँ। वो तो उनके साथ था ही भाई, लालू प्रसाद यादव, वो तो उनके पास आना ही था। लेकिन वो कहता था कि मैंने भैंस चराई जी, मैं मिट्टी के मकान में रहता था। उस टाइप की बातें करते, जो लोगों को रिलेट करे, जो गरीब तबका, जिनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको रिप्रेजेंट करे। और उनको लगता भी था हमारा नेता तो लालू यादव है। ऐसे ही मुलायम सिंह पढ़ाते थे, पहलवानी करते थे, साइकिल पे चलते थे। तो वो भी लोगों में लगा कि यार ये तो वैसे ही है, सिंपल सा आदमी है। और खास बात थी, चाहे गरीब आदमी उसके कंधे पे हाथ रख देना, तो उनको ये लगता था ऐसा तो कोई नेता नहीं था। अगर बहुत सारे रहे, लेकिन उस टाइप के उस टाइम तक नहीं थे। फिर वो एमवाई का भी एक माई का मुस्लिम भी, यादव का हाँ। जो नेता बने, मुलायम सिंह ये हुआ, फिर लालू यादव रहे। लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स थोड़ा बिखरने लगी। नीतीश कुमार आ गए, कुर्मी निकल के आ गए। फिर जो है बंटवारा हो गया वोटों का, पिछड़े वोटों का। तो ऐसे नहीं, यूपी में बहुत सारे लोग आ गए, कुशवाहा जी आ गए, राजभर आ गए, पटेल, जैसे अनुप्रिया पटेल के फादर थे। तो ऐसे करके बिखरना शुरू हो गया वोटों में। और फिर पॉलिटिक्स अलग। बड़ा ताजुब है अशोक जी कि देखिए, मतलब 94 साल इतनी जातिगत पॉलिटिक्स हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक कास्ट सेंसस इनकॉर्पोरेट नहीं हो सका। मैं अगर पीछे जाऊं तो लगभग 1931 में पहली बार, मतलब लास्ट बार में वो ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के और एसटी की तो गिनती हो रही थी फिरंगी राज में। ओबीसी की नहीं हो रही, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही थी बस। और इसमें जो 1931 वाला सेंसस था, उसमें मैं पढ़ रही थी, उस समय मुझे लग रहा है ओबीसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा शायद। नहीं कॉन्सेप्ट था उसमें 31 में उन कास्ट क्योंकि थे ही। हाँ। तो मतलब कॉन्सेप्ट की बात यह है कि SC ST तो कैलकुलेट हुआ ही ना, वो तो थे। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 1931 में उन्होंने जो जातियां हैं वो बाय सरनेम नहीं डिसाइड की, उन्होंने बाय प्रोफेशन डिसाइड की कि कुम्हार है या धोबी है। उस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में वो बाय ऑक्यूपेशन कास्ट उन लोग ने कैलकुलेट किया। और उस वक्त के कास्ट सेंसस में लगभग 50% का कुछ डेटा आया था ओबीसी का, जो 1931 का सेंसस था। और उसके बाद आप चले आइए तो 1960s में भी काफी चर्चा हुई कास्ट सेंसस की, लेकिन हुआ नहीं। और हर बारी जब चर्चा बात आके रुकी 2011 में, तो जैसे राहुल भी कह रहा है कि सबसे पहले राजद, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जो ये जातियों की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने यूपीए सरकार में बोलना शुरू किया कि अगर सेंसस हो रहा है, राष्ट्रीय जनगणना हो रही है, तो उसके साथ आपको कराना ही पड़ेगा। जो जिक्र अशोक जी भी कर रहे हैं कि सुषमा स्वराज उस वक्त बोली, और जो ओबीसी के बीजेपी के नेता उनको आगे लगता है मौसमी की जो 1931 में हुआ ना, मुझे लगता है मौसमी की वो जब 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, तो वो एक तरह से शायद वो वर्ण व्यवस्था की तरह होगी, जहां ऑक्यूपेशन से आपका वर्ण तय होता है। हाँ, एकदम। हाँ। तो शंकराचार्य जयंती के उसमें, उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो शंकराचार्य ने वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जो वैदिक समय में था। तो उस समय जातियों के खांचे शायद उतने स्ट्रांग नहीं थे उस समय ऑक्यूपेशन से। आपने बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी उसमें। हाँ। अब तो क्या है कि एक जाति में कितने सारे खांचे हो गए, नारंगी से नौरंगी हो गया है, जो ऊपर से एक दिखते अंदर बहुत सारी फांके हैं। तो सब चीजें अलग अलग हो गई। तो अब ये सारी चीजें हैं, और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाला जो समय होगा, जब ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो श्रेय लेने को लेकर
आपाधापी मचती वो है। शुरू भी हो गई है। शुरू हो गई ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ मैंने पहले उठाया था हमने तो ये कहा था कि हम करवा के रहेंगे। राहुल गांधी ने ये बोला पार्लियामेंट में कि हम जब हाँ, करवाएंगे। उनकी ये जब system मैं हमारा बिहार है। में, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तब हमने ये सारा अगड़ा पिछड़ा, जब जिस समय कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, तो उस समय ये फीलिंग आ गई थी कि हाँ। और उस समय से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर तो आगे का तो मंडल, उस समय मैं कॉलेज में था तो मंडल वाली रिपोर्ट आई थी, तो उस समय भी हमारे कई दोस्त कहते थे कि ये रिपोर्ट तो हम दोनों रूममेट को आपस में लड़ा दिया, ये पिछड़ा है मैं अगड़ा हूँ, अब वापस से मनमुटाव। लेकिन संजय जी ये भी मानना पड़ेगा कि 1992 मंडल के बाद और बाबरी विध्वंस के बाद राजनीति जो है उसको आप दो हिस्सों में देखिए। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि जिन जातियों का जिक्र अभी अशोक जी ने भी किया कि कुम्हार, निषाद, मल्ला, यादव फॉर दैट मैटर, हाँ। 92 के बाद में 91 के बाद इन जातियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था और ये एक फील्डम था अपर कास्ट का। आप देखिए बिल्कुल। यूपी के जितने सीएम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वो सब ब्राह्मण हैं। हाँ सब आप जो आखिरी जो सीएम थे जगन्नाथ मिश्र बिहार के, हम बिहार के, तो आप ये हाँ, देखिए उसके बाद से ये चीजें तोड़, बदली। उसके बाद से आप मायावती देखते हैं, आप मुलायम सिंह यादव देखते हैं, आप लालू यादव देखते हैं। ये जो वर्चस्व था ये एक तरीके से टूटा और ये जो नए लोग हैं, ये जो छोटे छोटे दल बन गए। हाँ, अच्छा, छोटे छोटे दल आ गए। अच्छा, और दक्षिण में पहले से पिछड़ा वर्ग उतना फीलिंग कैसी थी पता नहीं, लेकिन वो लोग सत्ता में तो थे। हाँ हाँ, नहीं, डीएमके परिवार, डीएमके तो ऐसे भी मतलब वो पूरा दक्षिण में तो पॉलिटिक्स ही अलग होती हाँ। है। वहां पे अलग से जो पूरी पॉलिटिकल क्लास है वो पिछड़ों की राजनीति करती आई है। वहां पे तो या बिल्कुल तो पिछड़ों की राजनीति होती है, फिल्मी हीरो हीरोइन की राजनीति होती है। वो जाति से अलग है, वो एकदम जबरदस्त है वो। पर इसमें जो राहुल कह रहा है ये कंप्लीट वर्चस्व जो मैंने कहा कि वो टूटा। और एक बार मैंने किताब में भी पढ़ा कि जब रिजर्वेशन मंडल कमीशन जब लागू हुआ तब हमारे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो एक कोई फॉरेन एम्बेसडर आए हुए थे, तो उनको एक सरकारी मुलाजिम साथ में लेकर जा रहे थे, क्योंकि प्रोटोकॉल होते हैं सरकारी जब लोग बाहर से आते हैं तो उनको लेकर आ रहे थे। तो वो शायद डीयू के पास से कहीं निकले तो वहां पर कुछ बच्चे पॉलिश कर रहे थे एज ए मार्क फॉर प्रोटेस्ट कि अब ये सारी जॉब जो हैं वो चली जाएंगी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाति किस तरीके से काम कर रही थी हमेशा। यूपीएससी के बाहर भी कितने साल प्रदर्शन हुआ। तो वो जूते पॉलिश कर रहे थे, तो वो जो फॉरेन एम्बेसडर थे उन्होंने पूछे क्या हो रहे हैं, तो बोले सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये पॉलिसीज आ रही है, ये वो। तो उन्होंने पूछा क्या जूता पॉलिश करना छोटा काम है? तो मैं ये कहने की कोशिश है कि ये जो देश है इसमें जाति हमेशा से थी। आप ये मान के चलिए बिल्कुल कि सही कह रहे हो। बिल्कुल थी हमेशा। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई शुरू से ही ये नारा है कि जाति को दूर भगाओ, लेकिन ये जाति है कि जाति ही नहीं वही तो जाति जाते जाते जाएगी। मतलब कि अगर समानता होगी, ये भी बात होती है ना संजय जी, कि अगर समानता होगी, जिस तरह समानता मानता कुछ नहीं है, जिस समय चीजें पॉलिटिक्स में आ जाती हैं फिर कोई चीज नहीं जाती है। लेकिन एक बार रिजर्वेशन आ गया, अब रिजर्वेशन हटाने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक बार जाति जनगणना हो गई, अभी ये नंबर आ गए, कोई नहीं हटाएगा। अभी ये नंबर आ गए। आप बोल रहे हैं संजय जी, इतना जरूर है इसमें एक बात बोलना ये फीलिंग लोगों के अंदर से जरूर चली जाएगी कि ये छोटी जाति बड़ी जाति, लेकिन जाति की पॉलिटिक्स तो होगी। बिल्कुल जाति की होगी। ये सियासत नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है मक्खी बैठ जाती है। तो ये मक्खी बैठ रही है, बिल्कुल मक्खी बैठ रही है। लेकिन मौसमी इसमें एक चीज हो रहा है, मक्खी बैठ रही है कि जाति तो रहेगी, लेकिन अब एक जाति का नेता ये कहे कि मेरी सारी जाति मेरे पास ही आएगी, सब वोट मेरे पास आने वाला है, मैं फलाना का नेता हूं। वो देखिए 2014 के बाद मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने, ये बीजेपी, ये वाली बीजेपी सत्ता में आई तो चीजें बदल गई, सब तोड़फोड़ हो गई, सब जातियां बिखर गई। ये नहीं कि मुस्लिम है तो एक तरफ मुस्लिम का वोट पड़ रहा है, वो बीजेपी के पास भी आ रहा है। अगर पिछड़ा है तो बीजेपी के पास भी आ रहा है, यादव है तो उसमें भी सेंध मार दी। तो वो चीजें अब एक कॉपीराइट नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मॉल सिस्टम हो गया है। एक कपड़े की दुकान है, दवा की दुकान है, करियाने की दुकान है, ये दुकान है, वो सब अलग अलग, वो जैसे जातियों के, लेकिन अब ये मॉल सिस्टम हो गया कि एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है।
सुई से लेके हवाई जहाज तक। इस देश में जाति का नेता बनना बहुत आसान है, राजनेता बनना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक जो अभी अशोक जी ने कहा, जनता का नेता राजनेता, जननायक या बनना। मैं लोहिया साहब की एक बात कहना चाह रही थी, संजय जी ने जो बोला पॉलिटिक्स के बारे में कि मक्खी बैठ गई है, जब सियासी मक्खी बैठ जाती है तो कोई समाधान नहीं होता। लोहिया साहब जब अंबेडकर साहब के साथ चर्चा की थी और एक अपनी मतलब आने वाले चुनाव के लिए 1950s की बात है, अच्छा, तो आने वाले 1956 की बात है। उसके बाद अंबेडकर साहब का देहांत हो गया और उनके कंबाइंड एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट हो ही नहीं पाया। तो 2 लाइन में बस अंग्रेजी में बोलूंगी जो बहुत ही सटीक इस पे है कि द एटीट्यूड ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द सुप्रीम कंसिडरेशन ऑफ हैविंग टू इंस्टिल अ कॉम्प्लेक्स ऑफ inferiority among the mass of people. Yes. Of living incapacitated and depriving them of good or great action, and that their mind is not even worth considering that they can live better. बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसी पर जीती हैं। और कास्ट के लिए उन्होंने बोला था कि सिस्टम ऑफ कास्ट इज टेरिफाइंग फोर्स, इट इज अ टेरिफाइंग फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड अगेंस्ट चेंज। कि एक सिस्टम है, एक चल रहा है, वो बदलाव के खिलाफ है, स्टेटस को चलते रहना चाहिए। अ फोर्स दैट स्टेबलाइजेस ऑल करंट मीननेस, जितनी भी असमानता है, क्रूरता है, उसको नॉर्मल दिखाता है, डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट उसको नॉर्मल दिखाता है, एंड लाइज मतलब झूठ, जो असमानता है उसको सबको न्यूट्रलाइज कर देता है। यही कास्ट करता है। हाँ, और यही अभी हो रहा है। जिस समय कांग्रेस कह रही है कि हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हम कह रहे थे, बीजेपी कह रही है कि इतना बड़ा ब्रेन चाइल्ड था तुम्हारा, तो तुम्हारी इतने साल सरकार रही तो क्यों नहीं लागू, किसने हाथ पकड़ा था? क्योंकि आजादी के बाद से तो बहुत सारा वक्फा कांग्रेस के या यूपीए की सरकार रही, लेकिन उस समय इन्होंने किया नहीं। जब ये सारी चीजें होती कि जब विपक्ष में आते ना, तब ये सारी चीजें एकदम आंखों का मोतियाबिंद हट जाता है, और सत्ता में आते मोतियाबिंद हो जाता है। पर ये मोतियाबिंद क्या सबको ही होता है? नहीं, कानून की कोर्ट में जब आता है तो जो नेताओं का मोतियाबिंद है उसको कोर्ट कैसे दूर करता है? मतलब कई बार हमने देखा है कि रिजर्वेशन से लेके, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो आरक्षण की भी बात सर्जरी करता है। मोतियाबिंद हो गया तो कोर्ट पूरे देश को एक की सर्जरी करता है, सबका उपाय हो जाता है। अब ये मामला, चूंकि कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर सबसे बड़ा जो फैसला माना जाता है वो इंदिरा साहनी का माना जाता है, जो 1992 में आया, जिसमें मंडल कमीशन 90 में या 91 में मंडल कमीशन आया, और उसके बाद इंदिरा साहनी ने वहां पर चैलेंज किया इसको, और कोर्ट ने 9 जजों की पीठ ने और ये फैसला दिया कि रिजर्वेशन आप दीजिए ओबीसी को, लेकिन ये ध्यान रहे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद, अच्छा, हमारे संविधान को लोग वकीलों का हेवन बोलते हैं कि वो स्वर्ग है उनका, और इन्होंने अपना कुछ ना कुछ टैक्टिक्स लगा के, अब जैसे अपन बात कर रहे थे अभी तमिलनाडु वाला, तो उसमें कैसे वो उसको शेड्यूल 8 में 9 में शिफ्ट कर दिया, और वहां से उसको, अब जैसे 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें अयोध्या मामले को घुसा दिया, बाकी को एक्सक्लूड कर दिया, ताकि गुंजाइश रहती है कि आगे जब कुछ चेंज हो तो थोड़ी सी गुंजाइश, थोड़ी सी एक विंडो खोल के रखते हैं ताकि उससे अंदर घुसा जा सके। और इसमें भी यही है, कई स्टेट ऐसे हैं, दक्षिण के ज्यादातर स्टेट हैं और नॉर्थ ईस्ट के 80% रिजर्वेशन है, कई जगह तो 100% है, क्योंकि वहां पर सारे जनजातियों की आबादी है। मेघालय है, सिक्किम है, इन समय तो बहुत, इनमें बाकी नॉर्मल क्लास है ही नहीं, सारे जनजाति हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, संजय जी बोल रहे थे कि मोतियाबिंद हो जाते हैं सरकार में, विपक्ष में रहता तो उनको बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और ये सब करते हैं, आवाज उठाते हैं, जग जाती है। लेकिन मैं एक चीज आपको, जैसे बीजेपी है, महिला आरक्षण विधेयक की बात थी, बीजेपी ने पास किया, अभी एनडीए गवर्नमेंट ने, जाति गणना ये सरकार ने किया। वो एक ये भी होता है कि डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, कौन करेज दिखाएगा कि मैं करूंगा। महिला आरक्षण बिल भी तो बहुत सालों से अटका पड़ा है, हर चीज का प्रो एंड प्लस है, उसमें गुण और दोष है, तो सर पर उसमें मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि 10-11 साल तक पीएम मोदी ने कभी इसका पक्ष नहीं लिया।
और लगातार बीजेपी जो है इसका राहुल गांधी जब उठा रहे थे, मैं राहुल से भी पूछूंगी, तो क्रिटिक करते चली आई। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि कोई और क्लास होती नहीं है, नक्सल थॉट बोला था। हाँ, अर्बन नक्सल्स बुलाया था कांग्रेस को कि ये जातिगत जनगणना बांटने की राजनीति, कटेंगे तो बटेंगे। जैसे अभी बात कर रहे तो थे हुआ क्या, ये नहीं समझ आ रहा है। वो तो किसी को समझ में नहीं आ मुझे लग रहा रहा आपने है, बात आप सर आपकी मुझे मौसमी लग रहा है कि प्रधानमंत्री के ध्यान में तो चीजें होंगी, बस वो उचित समय का इंतजार कर रहे होंगे। एक्सट्रीम स्टैंड लिया हुआ था बीजेपी ने, जो स्टैंड लिया वो इतना एक्सट्रीम था। अरे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पीएम ने एक्सट्रीम स्टैंड, जातियों में भरोसा नहीं था, ये दिमाग में तो होगा कि कोई एक सही टाइम आएगा, इनकार नहीं कर सकता, बीजेपी ने इनकार किया। नहीं, पर सर आपकी देखिए, आप जो दर्शक भी जानते हैं कि अशोक जी जो पाताल लोक से भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ढूंढ के निकाल सकते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी हो, चंद्रशेखर हो या वीपी सिंह हो, तमाम प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े नेताओं का सर इंटरव्यू कर चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं, नाम से सब लोग सर को जानते थे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि पता नहीं कि क्या, नहीं पता नहीं इन द सेंस कि जैसे सरप्राइज एलिमेंट देते हैं। हाँ, जैसे मोदी ने अभी कहा कि पाकिस्तान या जो आका है आतंकियों के, हाँ, उनकी सोच से भी सोच ही नहीं सकते, हाँ, कल्पना से भी परे, ठीक ठीक, ऐसा उनको सजा मिलेगी। ठीक। तो मीडिया को भी 2014 के बाद उनकी कल्पना से परे चीजें हो रही हैं जो सोच नहीं सकते। हम तो पहलगाम तो सर आप कह रहे हैं आपके कवरेज के स्कोप के बियॉन्ड चला गया। बिल्कुल मौसमी, कौन सोच रहा था कि कैबिनेट मीटिंग में, हम तो सोच रहे सीसीएस में कुछ आने वाला है, सीसीएस की बैठक हो रही है, बड़ा कुछ होने वाला है, किसी को क्लू नहीं, किसी को क्लू नहीं था। मोहन भागवत जो है उस दिन मिले, हाँ, आपको मिले? नहीं मेरे को नहीं मिले, आपको जानते थे, प्रधानमंत्री से मिले, हाँ। क्योंकि इतने साल से हैं तो सबको जानते होते हैं। आपका नाम भी, नेम से भी तो ऐसे, तो मौसमी सबके उस वक्त भी अनुमान लगा रहा था कि किससे रिलेटेड है, पहलगांव से रिलेटेड है, अध्यक्ष का मामला भी अटका पड़ा है बीजेपी का, कि क्या इस मौके पे ये बातचीत हो सकती है क्या। फिर लगता है कि बैठेंगे तो हो सकता है 50 तरह की बातें होती है आदमी की। खड़े होते हैं आप लोग बाहर? बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके सामने सड़क क्रॉस करके पार्किंग में। 7 RCR नहीं है, लोक कल्याण मार्ग, लेकिन 7 RCR बहुत सालों तक रहा, तो हर आदमी अभी भी 7 RCR ही बोल देता है। सही। लेकिन प्रधानमंत्री निवास कुल मिला के प्रधानमंत्री निवास, तो उसके सड़क पार करके सामने से और कैमरे की नजरों से क्लोजअप करके दिख जाता है वो गाड़ी किसकी आई, उतरेगा तो पता चल जाता है। तो गाड़ी आई तब पता चला सर आप लोग को कि आए हैं, कि पहले से पता था? नहीं, पहले से तो नहीं पता था किसी को। जब वहां पहुंचे तो लोगों गाड़ी आती है तो अलर्ट हो जाता है, किसकी आई, कौन आया, तो ये रहता है। तो जब देखा कैमरे ने कि अरे तो मोहन भागवत जी है, क्लोजअप करके, क्योंकि थोड़ा दूर है जहाँ गाड़ियां जाके रुकती है, सड़क पार करके थोड़ा दूर है, अंदर जाएगी गाड़ी। तो फिर वो देखा तो फिर ये वो मोहन भागवत है। अच्छा, कितनी देर मिले, क्या क्या अनुमान होने लगे, फिर चैनल्स भी अलर्ट हो गए, मीडिया भी अलर्ट हो गया, पूछा जाने लगा रिपोर्टर से जो ग्राउंड पे थे वहां कि क्यों आए, क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है वो भी अंदाजा ही है कि जो हालात चल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं सबक सिखाने की, उसी से रिलेटेड भी हो सकता है बातचीत कि क्या हो रहा है, क्योंकि संघ भी चाहता है कि कुछ ये होना चाहिए, जनता की भावना है, पूरा देश भी चाहता है, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, अमित शाह भी कल भी कहते चुन चुन के मारे, मतलब सबकी फीलिंग यही है सेम। और ये सरकार पहले कर भी चुकी है सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब चीजें। तो मोहन भागवत जी को लेके यही था कि क्या इस मुद्दे पे लेके बातचीत करने के लिए बुलाया है। फिर किसी ने कहा कि अध्यक्ष को लेके भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है, भी बैठे हैं तो उसमें क्या, कोई परहेज तो ना है कि आप एक ही बात करेंगे दूसरी नहीं कर सकते, तो वो भी हो सकते हुई हो। तो फिर किसी ने कहा ये जाति जनगणना वाला भी मुद्दे भी आ सकता है, हो सकते हैं, किसी ने ऐसे सब अपना बात कर रहे थे, बस अपना अनुमान लगा रहे थे सब। ऑफेयर पॉडकास्ट हो रहा था वहां पे, वहां भी जो हम लोग कर रहे हैं वहां भी ये, और रिपोर्टर्स ऑफेयर हो रहा था। अच्छा, ऑफिशियल कुछ था नहीं मौसमी। फिर कैबिनेट की ब्रीफिंग जब हुई तब सोचा कैबिनेट को लेके ही है जो निर्णय हुए किसान का इसका, तो अचानक फिर अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी सुना दिया कि ये भी हुआ मामला। तब तो पहलगाम के लिए थोड़ी देर लोग हटे और जातीय जनगणना वाली मामले पे पॉलिटिकल रिएक्शन, सब बीजेपी के सीएम अलाइज सब अपना अपना लग गए, उधर सरकार विपक्ष भी लग गया। राहुल गांधी भी जल्दी आए बाहर से, वहां गए हुए थे कानपुर, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सब विपक्ष सब लोग, कोई मुद्दा कोई पीछे नहीं रहना चाहता इस मुद्दे पे कि यार हमने किया, हमने उठाया, हमने किया। अच्छा, अभी भी जारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला, कभी लखनऊ में कहाँ नेता लोग कर रहे हैं उसको। अशोक जी ने जो बताया ना कि 2014 के बाद से और ऐसा हो गया है कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन चीजें हो रही हैं।
तो इन्हीं के इस सोच को डेडिकेट करते हुए आलोक श्रीवास्तव का एक शेर है, फरमाइए फरमाइए। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। वाह, वाह, मतलब वाह। बहुत ऊपर पकड़ते हैं वो, और फिर जब ऐलान होता है तब समझ में आता है अरे ये तो कहाँ पकड़ा था और कहाँ जाके पटका कहाँ है। जाके गिरा। हाँ। कांग्रेस के नेता ने मुझे फोन करके हाँ, बोला हाँ। कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है राहुल जी। मैंने कहा क्या गड़बड़? कह रहा इतनी आसानी से कोई चीज मिल जाती है क्या? हम लोग इतने दिनों से मांग रहे थे, सडनली एक दिन कैबिनेट डिसीजन ले लेता है कि आप जाति जनगणना अरे तो दे दो तब भी वो ये पेट दुख पूछ रहा है, रहे हैं नहीं कि दो ये तब भी हमें पेट मिला दुख रहा है, ये है? नहीं, वो बोल रहे इसके पीछे क्या है, हाँ वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये तो हमें मिला, इसके हाँ। बदले में हमसे क्या लिया गया है। हाँ। कुछ चीज ऐसी है, वो कह उनका ये मानना है कि जो हमसे मिस हो रही है। बस मुद्दा ले लिया और क्या, शायद- बदले मुद्दा ले लिया। लेकिन देखिए और- इतना आसान नहीं होगा संजय जी। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी और हिंदुत्व या धर्म, ये बीजेपी की पिच है। इस पे जब जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी गई, हमेशा कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और उनको कभी फायदा नहीं मिला। जाति, आप मानिए मत मानिए, 24 के इलेक्शन के अंदर की बात है, जाति अब राहुल गांधी ने अपनी पिच बना ली। सामाजिक न्याय उनका कोर प्लैंक था ये तो 24 है, के अंदर। लेकिन बीजेपी मुझे- जब उनकी पिच पर आकर खेलेगी तो बीजेपी को लेकिन फायदा भाई, नहीं होगा, भाई मुझे ये लग या रहा बहुत है, ज्यादा फायदा नहीं पर ऐसा होगा। नहीं है, मैं बताता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मामला बहुत जल्दी सलटने वाला नहीं है। नहीं, ये तो भानुमति का पिटारा खुल गया। भानुमति का पिटारा तो खुल गया, लेकिन मतलब मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रहा है कि जब ये कॉलम बनाएंगे ना जनगणना वाले पेज पे, उसमें कुछ ऐसा पेंच होगा जिसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही जो लोग बोल रहे हैं ना बहुत बढ़िया क्या हमारा मुद्दा था हमारा, ये हाँफते कांपते वहां पहुंचेंगे और बोलेंगे ये जो किया है इसमें मुश्किल है। हो सकता है कि उसमें हिंदुओं के साथ साथ और अन्य धर्म के लोगों के भी जातियों का जिक्र हो, मिलता ही है। तो उसमें फिर मैं मैसेज- बवाल हो सकता है। मैं मैसेज कर रही थी भाई, चाय आई नहीं, हम लोग की केतली भी नहीं आई, तो मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट किया जाए कि कुछ खातिरदारी भी हाँ, बीच बातों बीच में में इतना होते रस आ रहा है कि चाय का ध्यान चाय ही का नहीं है। चाय का ध्यान सच में नहीं रहा। हाँ। चाय तो पे मुझे क्योंकि लग रहा है सियासत कि भी बहुत हो ये रही है जी। देश में चाहे कुछ भी बदल जाए, लेकिन हम तुरंत ये सोचते हैं कि हमारे कोर्ट में जरूर आएगा ये मामला, और ये भी मुझे लग रहा है जब कुछ भी हो जाता है तो हमें उसी दिन सोच लेते हैं कि कोई ना कोई PIL फाइल करेगा, कोई रिट फाइल करेगा, कोई कुछ करेगा। पहलगाम हुआ तब भी हुआ, दूसरे दिन मामला कोर्ट में आ गया। फिर इसमें जैसे ही जातिगत जनगणना का हुआ, मेरे एकदम से दिमाग में क्लिक किया कि कुछ ऐसा या तो प्रोफॉर्मा ऐसा आएगा जिसको लेके लोग बोलेंगे कि बीजेपी बदमाशी कर रही है इसमें, बताओ ये सबका हमारा पर्सनल लॉ है, फलाना है, ढिमकाना। संजय उसको सर, लेके लेकिन लोगों में objection जातियां जरूर आएगा। मुस्लिम समाज में हैं। अगर कोई, आप उसको थियोरेटिकली डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जातियां On हैं। ground तो है। 4 जातियां हैं, मैं बता हाँ। देता हूं मुसलमानों के अंदर, सैयद, शेख, तुर्क, पठान, ये 4 जातियां नहीं, हैं। 4 इसके अलावा नहीं, इसके इनके अलावा अलावा भी सब, बहुत हैं। इनके अलावा सब पसमंदा मुसलमान कहलाते हाँ। हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये 4 जो अपने आप वो को, चाहे भले कहते हो कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक सफ में, लेकिन अंदर उनके भी जातियां हैं, और ऊंची जाति वाला नीची जाति वालों से रोटी बेटी के रिश्ते रखने से घबरा। बिल्कुल यही जो और सिर्फ यही नहीं, अब उसमें लालू यादव कई जातियां ऐसे ऐसे जबानी ऐसे एक साथ गिनाते हैं, बोल देते हैं, धोनिया और बुनकर और ये और वो, तत्वे नोनिया, खाती, बहुत कोरी, सारा, बहुत सारे। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं। जो संजय जी बात कह रहे हैं ना, मतलब 2011 में जो दिक्कत हुई थी जातिगत जनगणना को लेके, पहले एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का ऐलान हुआ क्योंकि लगातार मांग हो रही थी। तो उसके बाद दिक्कत ये हुई कि ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नहीं कराया था, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कराया। तो जो संजय जी बात कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू मैं कर रही हूँ कि जब 1931 में 4000 से ज्यादा जातियां आई गणना में, तो सोच लीजिए कि 94 साल बाद कितनी जातियां आ जाएंगी। हाँ। और उसमें 2011 में क्या हुआ कि जब किताब लेके ये बात हुई, क्षेत्रीय दलों ने बोला जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सर कवर ही कर रहे होंगे, एक ग्रुप बनाया गया इसको डिसीजन लेने के लिए। प्रणब मुखर्जी उसको चेयर कर रहे थे, याद होगा सर आपको। तो प्रणब मुखर्जी, तो उसमें भी बड़ा डिवीजन था कि करानी चाहिए अच्छा। आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक सर्वेक्षण के साथ क्या हमको जाति का सर्वेक्षण जोड़ना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक
एंड कास्ट सेंसस। तो क्या जोड़ना चाहिए? तो उसमें एंटनी साहब कुछ और कह रहे थे, मोइली साहब थे, उन्होंने सबसे पहले लिखा था कि होनी चाहिए जातिगत जनगणना। तो राय फिर उसके बाद ये हुआ कि अगर कराएंगे तो कौन नाराज हो जाएगा, नहीं कराएंगे तो कौन नाराज हो जाएगा, नफा नुकसान फिर हुआ कि चलिए कराते हैं। अब ऐलान तो कर दिया, 25 करोड़ का सैंपल था। अब आप जब स्कूल के टीचर्स, तो वो अलग से होने वाला था। नहीं सर, ये 2011 वाला है, जनगणना के साथ, जनगणना के साथ। पर ये वो जनगणना थी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नहीं कराई थी, ये दो मंत्रालय ने कराई, तभी तो गड़बड़ा गया पूरा मामला। उसमें क्या हुआ कि रणनीति सही नहीं बन पाई। Only the Registrar General of India is capable with that capacity and has that scientific know-how to do it. तभी तो कहते हैं कि जो राज्य के सेंसस है, बिहार का, तेलंगाना का, कर्नाटक का, ये सारे डाउटफुल क्यों हैं? क्योंकि मैंडेट सर्वे सेंसस कराने की देश के मैंडेट केंद्र सरकार की है, संविधान में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कैन ओनली डू दैट। तो यही संजय जी, उसमें ये हुआ कि जब स्कूल के अध्यापक गए गांव में ये पता लगाने के लिए, हाँ कौन जात हो, तो चिदम्बरम ने बोला पार्लियामेंट पे, हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स नहीं भेज सकते, दे विल ओनली डॉक्यूमेंट, दे आर नॉट वेरीफायर्स। कोई गलत अपनी जाति बता दे, कोई बनिया को BUNIYA वो टैबलेट में वो पूरा टैबलेट कर रहे थे, BANIA और BANIYA। तो जब आंकड़ा आया, हाँ अग्रवाल की 4 स्पेलिंग होती है। हाँ, और जैसे तेली कहीं पे OBC है, कहीं नहीं है, बिल्कुल एक ही जाति के 4। बिहार में OBC में आता है शायद, आते हैं, पूरी कंट्री में नहीं आता, बाकी में नहीं, हरियाणा में नहीं आता। तो जाट दिल्ली में OBC में है, हरियाणा में नहीं है। और ये अजीब सी बात है कि जब सारी दुनिया फॉरवर्ड बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, भारत में ऐसा लोग कहते हैं हमें बैकवर्ड बना दो, जाट कह रहे हैं, गुर्जर कह रहे हैं, सब कुछ न कुछ सब ये कह रहे हैं कि हमें भी बैकवर्ड बना दो। वो तो देखिए, जैसे सामाजिक न्याय की बात होती है संजय जी, मुझे भी याद है अपने बचपन में मैंने अपने गांव में देखा है जो समानता नहीं थी। अगर सामंतवाद जो होता है, सामंतवाद में आपका जो सोशल स्टेटस होता है वो बहुत मायने रखता है। तो वो समानता हम लोग ने भी अपने बचपन में देखी, हमारे गांव में नहीं थी। कोई छूत था, कोई अछूत था, और हम लोग को बोला जाता था इसको नहीं छुओ, इनको नहीं छू सकते, इनको। मुझे समझ नहीं आता था किसी को छूने से कैसे। तो ये भयावह सच है आज की समाज में, ये भयावह सच था, ये है आज नहीं अब तो आती है घोड़ी चढ़ने पे, ये हो गया, फोर्स लगानी पड़ती है, वो आती है। लेकिन जो आम लोगों की सोच है ना, मुझे लगता है कि वो काफी बदल गई है। रेस्टोरेंट में हम कहाँ पूछते हैं, आप शहरी सोच की बात कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें, गांव में भी बदला है, मंदिरों में लोग जाने लगे, लेकिन ठीक है, कहीं कहीं कुछ ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे न्यू जनरेशन की सोच मुझे लग रहा है कि काफी बदली है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये जातिगत जनगणना होती है तो ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। आपको जनगणना कराने के बाद सरकार पर दबाव बनेगा कि आप उसके बाद क्या कराएंगे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आप सुनिए ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताइए। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1931 में जनगणना हुई थी और जातिगत जनगणना, उस समय OBC 50% से ऊपर थे, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। तो हमारे पास 2 कास्ट सर्वेज हैं, रिजल्ट बहुत रेफरेंस के लिए मैं उनके बारे में, तेलंगाना और बिहार, दोनों राज्यों ने कराया, कर्नाटक ने भी कराया, रिलीज नहीं किया। तेलंगाना का मैं आपको डेटा बताता हूँ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। वहां पे रेड्डी की पॉपुलेशन है 3%, और वहां पे SC ST OBC मुस्लिम की टोटल पॉपुलेशन है 90%। ये मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट 90%। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि आंकड़ा नहीं है, 2 ही रेफरेंस पॉइंट है, एक बिहार है और एक तेलंगाना है। तो नहीं, कर्नाटका भी है, रिलीज नहीं हुआ। हाँ, पर जो आंकड़े आ रहे हैं, 2 आंकड़े हमारे सामने नहीं, जो आंकड़े उसमें आ रहे हैं, 2 ऑफिशियल आंकड़े हैं, 2 ऑफिशियल रेफरेंस। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि आप सरकार जो है वो कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस तेलंगाना के कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग लेकर आइए। जब रिजल्ट आएगा पूरे देश की OBC जातिगत जनगणना का, उसका फिर लोहिया जी प्रासंगिक हो जाएंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर इस पे आएगी चीजें। नहीं, हम ये बोल रहे थे राहुल कि जो चर्चा तुम कर रहे थे बिहार वाला सर्वे की बात है, तो हम लोग तेजस्वी यादव आए थे दिल्ली, तो उनसे बात कर रहे थे,
तो मैंने भी पूछा था भाई कि ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि, तो उन्होंने ये बोला भाई आप देखिए ना कि इतना बड़ा सैंपल होता है, 1931 हो या 2011 हो, तो थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर तो होता है। अब सवाल ये है कि जातिगत जनगणना हो या जाति सर्वे हो, बिहार में हो गया, आपने कहा वहां पे तो 90% आ गया है। हर जगह जिस राज्य में जाति सर्वे हुआ है ओबीसी का लगभग 50% से ऊपर आया ही आया है। तो सवाल ये है कि राजनीतिक लैंडस्केप में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कौन जात हो। हाँ। आजकल नेताओं का तो है कि भाई कौन जात हो, अरे कई बार तो वो नेता कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ देते हैं, पत्रकारों से पूछते हैं। राहुल गांधी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हाँ। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी था। अच्छा। जाति को लेकर वो लगा, देखिए कोर पिच है राहुल गांधी की, कास्ट सेंसस, ओबीसी, सामाजिक न्याय, संविधान, अंबेडकर, ये कोर पिच है उनकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक कुछ सवाल हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जैसा वो हमेशा बोलते हैं, भाई कितने कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं दलित ओबीसी, कितने सारे सीईओज हैं दलित ओबीसी। उन्होंने बोला आप चलिए छोड़िए ये सब छोड़िए, इस कमरे में कितने पत्रकार हैं जो यहाँ बैठे हैं, और उन्होंने कहा एक्सक्लूडिंग कैमरा पर्संस, जो रिपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कितने रिपोर्टर्स हैं जो एससी ओबीसी हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा। तो नेताओं का आउटलुक होता है, मुझे अभी भी ध्यान है। चाय पीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाइए। संजय जी, हम शरद यादव जी के घर जाया करते थे। नहीं, आप कह रहे राहुल गांधी हर बारी पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बारी आपको लगता है कि इस हर बारी नहीं, लेकिन बार बारी नाम कई पूछना, सरनेम पूछना आपत्तिजनक हो सकता है। देखिए ऑफेंस या कोई ऑफेंडेड हुआ या चर्चा। एक बार उन्होंने एक पत्रकार से पूछ लिया था, उस पत्रकार ने एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अपना नाम बताइए, आपने मालिक का नाम बताइए। तो अच्छा। ये जाति से आइडेंटिफाई करना, ये राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी, वो हमारी जानने वाली थी, वो काफी असहज हो गई थी कि मतलब कि मैम मुझसे पूछ लिया, और शायद वो कोई और कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी की थी। तो कोई, देखिए राहुल गांधी का ये मानना है कि ये हार्श रियलिटी है, यू हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो राहुल गांधी तो पूछते हैं, कई बार तो अखिलेश यादव ने पूछा, आप ये बात बोलकर, नाम क्या अशोक जी एक बार पूछा नहीं था, पूरा नाम बताओ। हाँ, उसने नाम बताया, अपना फर्स्ट नेम, पूरा नाम बताओ। नहीं, राहुल गांधी ये का जो बिलीफ सिस्टम है, जितने मैं उनके करीबी लोगों को बात करता हूं, उनका ये बिलीफ सिस्टम है, राहुल गांधी ये एक अनकंफर्टेबल इशू है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, सेंसिटिव इशू है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते, आपको बात करनी पड़ेगी। वो चाहते हैं आप इसको डिस्कोर्स में लेकर आया जाए। वो बार बार ये सवाल क्यों पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए कितने कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं एससी ओबीसी, आंकड़ा देते हैं, 2 ओबीसी है, एक भी दलित नहीं है। वो बार बार ये आंकड़ा सेक्रेटरी तो एक ही होता है वैसे, जो वो सरकार में सेक्रेटरीज कितने हैं, जितने हैं जो मिनिस्ट्रीज में जो सेक्रेटरीज लगते हैं। और एक और बात संजय जी, राहुल गांधी कन्विंस्ड, अगर कोई मुद्दा उठाते हैं ना तो इसमें तो उनको आपको मार्क्स देने पड़ेंगे, उनको नुकसान हो या फायदा हो, फिर वो उसको उठाते हैं। राफेल का मुद्दा उन्होंने उठाया 2019 के अंदर, उस पर उन्होंने पूरा चुनाव खड़ा कर दिया। हुआ क्या वो अलग बात है। हाँ। लेकिन वो अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं तो बहुत ही, और वो इस तरह से उठाते हैं, शिद्दत से उठाते हैं। अशोक जी, मुर्गी पहले की अंडा, बीजेपी भी तो मास्टर स्ट्रोक बता रही है। बीजेपी भी जब विपक्ष को पता नहीं होता है तब स्ट्राइक कर देती है। तो राहुल गांधी की जीत है कि बीजेपी की जीत है? मतलब प्रधानमंत्री, बीजेपी ये कह रहा है कि जो दावा कर रहे हैं क्रेडिट लेने का, भाई उनकी भी तो सरकार थी, तब क्यों नहीं किया उन्होंने? सिर्फ बात ही बात करते हैं। कांग्रेस के ऊपर जैसे टारगेट कर रही है बीजेपी, भाई उनकी सरकार इतने साल रही, क्यों नहीं किया ये जातीय जनगणना वाला? हमने तो कभी विरोध ही नहीं किया, बीजेपी तो समर्थन किया। 2011 की बात कर रहे थे, गोपीनाथ मुंडे है, हुकुमदेव नारायण सिंह है, सुषमा स्वराज है, या पहले भी बीजेपी तो कभी विरोध नहीं करती। 11वें वर्ष में राजनीति मत करो, वो कह रहे राजनीति मत करो, बीजेपी कह रहे हैं जाति की या किसी की भी। लेकिन देखिए फैक्ट है ये, जाति तो बीजेपी राजनीति नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फैक्ट है। आप देखिए 2014 से शुरू कर लीजिए, भाई ये लोग कमंडल की राजनीति करते थे, और कमंडल में हिंदुत्व है, मंदिर है, कौन इनका स्ट्रेंथ है बीजेपी का, उसको लेके आगे बढ़े। 2 सीटों से कहां तक पहुंची बीजेपी, लेकिन मंडल पे भी आ गए। 2014 की अगर मैं बात करूं, इन्होंने यूपी का गठबंधन देख लीजिए, अमित शाह प्रभारी थे यूपी के, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी थे यूपी के 2014 के दौरान। तो छोटे छोटे दलों को ला करके कॉम्बिनेशन बनाया। बिहार में आप देख लीजिए अभी जो कॉम्बिनेशन इनका, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, मांझी, तो सबको लेके चलता है, एक कॉम्बिनेशन चलता है। तभी तो भाई राजनीति है। राजनीति में चुनाव हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ता, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है।
तो बीजेपी का ये कहना है हम विकास की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन साथ साथ अशोक जी इसे मुझे कहना है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हराने के लिए भी लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं हाँ, लड़ते, बिल्कुल, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि हराने के लिए भैया लड़ते हैं। बहुत सारे आपका सवाल उठते हैं इशारा- इसमें। आपका इशारा किस ओर है जो अशोक जी बोले? जिसको बी टीम बोलते हैं लोग, ये बी टीम है, ये हमको हराने के लिए है। नहीं, वो तो उसको ये कहते हैं हम जिताने के लिए। तो हराने के लिए नहीं, हम तो जीतने के लिए लड़ते हैं। वो तो कह रहे हैं कौन हारने के लिए लड़ता है, हाँ, उनका तो ये लेकिन भी इस दावा है। सियासत के पीछे की सियासत है। नहीं, जैसे कि चिराग पासवान है बिहार में, एक उनका रोल कुछ अलग था पिछले चुनाव में। अभी आजाद की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, रावण की, चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर ने भी मतलब मायावती के काट के लिए, ताकि वो जो दलित वोट हैं उनमें कैसे, और उसमें उन्होंने भाई नारा दिया कि वो अपने गांव को कि द ग्रेट चमार विलेज, तो उन्होंने अपनी जाति का प्राइड, उसको प्राइड की तरह यूज किया। और इस तरह से मैं वही कहा ना कि एक बड़ा सेक्शन है, उसमें छोटे छोटे सब सेक्शन बनते जा रहे हैं। और वही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि क्या जातियों में सब सेक्शन हो सकता है, क्या उपवर्ग हो सकते हैं उसके, जिससे कि क्रीमी लेयर को, जैसे पता क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई क्रीमी लेयर जो लोग आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ गए हैं, उन सारे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर ये आया कि भाई ठीक है उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा? तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पे मिलेगा आरक्षण, प्रमोशन में उसको फिर बार बार नहीं मिलेगा, डबल रिजर्वेशन हो जाएगा, डबल नहीं होगा। इसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज जो तुमने मामला उठाया कि भाई कैसे उसको जातियों का अम्ब्रेला बढ़ गया, छतरी बढ़ गई, कि पहले अशोक जी ने भी बताया कि लोग एक जाति को लेकर बहुत सारे नेता उभर गए, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, इन्होंने अपनी छतरी बढ़ा ली ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें अकोमोडेट किया जा सके। वही सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा साहनी वाले मामले में ऑर्डर किया, जजमेंट आया कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, उसी समय फिर वो ये हुआ कि भाई 50% निर्धारण कौन करेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी शुरू में एक बार हो गया था कि हम देंगे, कर्नाटक ने बोल दिया कि हम 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे, राहुल गांधी ने भी बोला कि 50% से ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, महाराष्ट्र में आया, मध्य प्रदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा, आप ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आप उनको आरक्षण दे सकते हो। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो ट्रिपल टेस्ट की बड़ी चर्चा होती है। ट्रिपल टेस्ट में है, सबसे पहले तो ये है कि आपको एक आयोग गठित करना पड़ेगा जो ये देखेगा कि पूरे जिस एरिया में, राज्य में या देश में आप देना चाहते हैं, वहां उन जातियों, जिन जातियों को आप देना चाहते हैं, आरक्षण के दायरे में लाना चाहते हैं, उनकी आबादी कितनी है, पूरे समाज में कुल आबादी में उनका प्रतिशत कितना है। उसमें यूपी सरकार ने एक बार बोला कि हमने माय लॉर्ड रैपिड सर्वेक्षण कराया, रैपिड सर्वेक्षण, हाँ रैपिड। तो कोर्ट ने कहा रैपिड उपिड कुछ नहीं, आपको एक डेडिकेटेड आयोग गठित करना पड़ेगा जो इनकी पड़ताल करेगा। वो ये देखेगा कि समाज में इनकी संख्या कितनी है और इनका कितना प्रतिनिधित्व जहां आप देना चाहते हो, शिक्षा में, नौकरी में, ऊंचे पदों पे, उसमें कितना है। दूसरा ये है, दूसरा टेस्ट है इसमें कि क्या जिन जगह आप उनको देना चाहते हो रिजर्वेशन, वहां इनकी समुचित नुमाइंदगी है या नहीं है, कि पहले से ही वहां है या कितने हैं, नहीं है, वो बताना पड़ेगा। और तीसरा, वो बिल्कुल एकदम थंब रूल है कि जिन लोगों को, नए लोगों को आप आरक्षण के दायरे में लाना चाह रहे हो, क्या उससे 50% जो अपर बार है, क्या वो क्रॉस करता है उससे या नहीं करता है। इन तीनों मामलों पे आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को या अपने आप को। इन तीनों में अगर आपकी पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लेके आ रहे हो, वो अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करती है, देन यू कैन गो अहेड। तो मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने डेडिकेटेड वो आयोग गठित किया, सर्वे कराया, और मध्य प्रदेश सरकार फिर उसी पे आ गई कि हमें भी महाराष्ट्र को दिया तो हमें भी दो। तो कोर्ट ने कहा उन्होंने तो आयोग बना के सर्वे कराया, उसकी रिपोर्ट है, आपके पास कहां है, आप भी करो। उस पे नहीं होगा, दूसरे के अकाउंट में आप त्योहार नहीं मना सकते हो, आपको अपना करना पड़ेगा। फिर उन्होंने किया। अच्छा, नहीं, संजय जी ने बड़ा अच्छी तरह से बताया, और हम लोग दूसरे के उधारी के माइक से अपना काम चला रहे हैं तो वो हम अपना पॉडकास्ट दूसरे के उधारी के माइक से नहीं बना सकते, इसलिए इस पर हम पूछेंगे, क्योंकि अब क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक साथ आमने सामने होने वाली है इसको लेके, क्योंकि गणना हो जाएगी, जातिगत जनगणना हो जाएगी,
तो ये पूछना होगा कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है, सरकार है, वो क्या मन बना रही है और पार्टियां क्या मन बना रही हैं कि उस आंकड़े से वो क्या करेंगी, लेकिन वो हम माइक के बगैर करेंगे। तो कृपया कि आप माइक ले जाइए और हम लोग आगे कहानी अपनी चर्चा करेंगे। तो ले जाइए भाई, ले जाइए, माइक की डिमांड आई है। ये हम लोग बिना माइक की चर्चा करेंगे भाई। अभी तो हम लोग जो कहते हैं ना, इंटर्नशिप पीरियड में चल रहे हैं पॉडकास्ट, इंक्यूबेशन। तो माइक ले जाइए भाई, हम चर्चा करते रहेंगे। हाँ, उधारी के थे, माफ कीजिएगा, जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पॉडकास्ट कभी हम भी अपना जहां आप बनाते हैं एले दिल, हम वो नहीं जिसको जमाना बना गया। अरे मौसमी, लेकिन पॉडकास्ट में माइक चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कपड़े उतार लिए। नहीं नहीं संजय जी, हमने पिछला वाला किया था। गुस्ताखी माफ कोई नहीं कर रहा है। अब हम लोग को ये दिखाना है अपने व्यूअर्स को कि हम लोग कितने जाबाज खिलाड़ी हैं। इसमें सुख सुविधाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। भैया कैमरा रखे रहना भाई। देखिए, ये हम लोग को शुरू में देखिए, जो लोग जिनकी कहते हैं ना कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो जिसके पास माइक होगा वो नहीं रहेगा, जिसके पास माइक नहीं होगा वही रह जाएगा। तो अब इस पे चर्चा तो, होनी चाहिए कि ये खत्म होगा कि नहीं होगा। संजय जी, क्या होगा अब इसमें भाई? क्योंकि अब तो देश भर का डेटा आ जाएगा। इसमें इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? अभी तो मामला शुरू नहीं हुआ, आप खत्म होने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, अभी तो रायता फैलना शुरू हुआ है, बहुत सारी चीजें निकल, अब तो रायता बहुत फैलेगा। अशोक जी, मैं आसान थोड़ा ना इसकी नहीं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब के जाना है। तो सर, सियासत आसान नहीं है। सियासत चलती रहेगी, हाँ। उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। हम्म। वो चाहते थे कि जाति जनगणना हो, जैसे कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां। अब जब बीजेपी ने कर दिया कि होगी, अब कुछ और कारण ढूंढ लेंगे कि इसमें ये नहीं किया, उसमें वो नहीं किया, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाए। तो ये राजनीति ऐसी चीज है। नहीं, तो इसकी तुलना मुझे एक नेता कांग्रेस ने बताया। हाँ। मैं आपकी बिल्कुल इसी बात को लेकर, 1986 के अंदर राम मंदिर का ताला खोला गया। यूपी का चुनाव था, यूपी के चुनाव के मद्देनजर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हाँ, ताला खुलवाया। वो भी यही मानते थे कि सब खत्म हो जाएगा। ये लोग मांग कर रहे हैं, ताला खुल जाएगा, कार सेवा मुद्दा खत्म। हुआ क्या? कार सेवा के बाद शिलान्यास हो गया। शिलान्यास के बाद पूरे देश भर के अंदर क्रांति आ गई। 91 के अंदर जो हुआ तो राहुल, वो ताला खुलना नहीं, फ्लड गेट खुलना था। उन्होंने कहा ये जो फैसला हुआ है जाति का जनगणना, ये वही मोमेंट है। हाँ। वो उत्तर प्रदेश के लिए किया गया था, ये बिहार के लिए किया गया है। वो भी ये सोच के किया गया था कि अब मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या बाढ़ आई सबने देखा। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक नया, जैसे कम से प्रतीत हो रहा है, एक नया एरा खुलेगा। एक जब आंकड़ा सामने आएगा, चारा डाला गया, जाल डाला गया, उसका जब आंकड़ा सामने आएगा, सब जातियां मुखर होंगी और बोलेंगी कि देखिए हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, आप हमारा रिजर्वेशन बढ़ाइए। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। यस। और ये कहां जाकर रुकेगा? राहुल गांधी तो अभी भी बोल रहे हैं कि 50% की जो सीलिंग है आप उड़ा दीजिए, और वो ये कह रहे हैं कि अगला फैसला आप यही करेंगे। तो ये जो बता रहे हैं, SC/ST का सब प्लान मांग रहे हैं बजट के अंदर। वो कह रहे हैं कि बजटरी एलोकेशंस करिए आप SC/ST पॉपुलेशन के लिए अलग से। तो ये एक ऐसी मतलब और भी एक और मांग है ना, आर्टिकल 15 का 5वां क्लॉज है, जिसमें जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जॉब्स और दाखिले इसको आप इंश्योर करिए कि वो नेट हो, बिल्कुल कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। ये विकास का ऐसा रास्ता है, मौसमी विकास का ऐसा रास्ता है जो ढलान से होके जाता है, जिसमें कहते दुष्यंत कुमार ने कहा कि फिसले वहां से हम तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि कितना ढलान है। तो इन पार्टियों को भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कि हम कहां से कहां चले गए। ये भी नहीं पता कि कहां से कहां नहीं। पर हम जिस तरह से बात कर रहे थे, जो आपने जिक्र किया अशोक जी, कि जो छोटे दल है, इनकी राजनीति अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, हम लोग पीएम मोदी की चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। तो पीएम मोदी वर्सेस राहुल में इनकी, जैसे चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, अब ये नई ब्रीड है। रामविलास पासवान से विरासत चिराग को मिली है। अखिलेश यादव हालांकि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी नेता है। जो रीजनल सैट्रैप्स है, वो अपनी राजनीति को कैसे साधेंगे इस पूरे समुंदर में जाति गणना की? देखिए, आसान तो नहीं है मौसमी। जो पहले की पॉलिटिक्स थी, लालू का दौर था 90s में, 91 के बाद जो शुरू हुई, या मुलायम सिंह की शुरू हुई, या उस टाइम काशीराम थे, फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी। अब वो चीज़ नहीं है।
अब देखिए आप एक अगर जो हम पहले थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं यादवों का नेता हूं, मैं मुसलमान का नेता हूं, मैं उसका नेता हूं, वो चीज उतनी नहीं रही कि एक का अधिकार नहीं रहा, मोनोपोली नहीं रही। मतलब आपको और भी कास्ट को अप्रोच जोड़ना, करना approach करना पड़ेगा। पड़ेगा। अशोक जी, मैं उसमें एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जब से ये कास्ट पॉलिटिक्स वाला हाइप हुआ, अब ये नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या पुराने हिसाब से सोचती है या उसको कैसे सोचती है? नहीं, नई क्योंकि लोगों की generation सोच जो भी है, बदल रही है। हाँ, तो वही। देखिए जैसे तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी हाँ, आ गए, हाँ। उधर अखिलेश यादव आ गए, जी। उधर रावण आ गए, मायावती के भतीजा आ गया, तो ऐसे करके एक नई जनरेशन आ गई नई सोच के साथ। तो देखिए, उसमें कुछ हाँ, बदलाव देखते हैं। दिखता है बदलाव आपको? बिल्कुल क्यों है नहीं ना? है, चीजें बदली हैं समय के हिसाब से। देखिए जो उनकी विरासत मिली है उनको, जो पॉलिटिक्स मिली है वो तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ चीजों को ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक मुलायम सिंह का बात बताता हूँ। मुलायम सिंह MY था, मुस्लिम यादव को लेके हाँ। चले, लेकिन एक समय की मांग के चलते अमर सिंह को आगे किया उन्होंने। हाँ, किया था। अमर सिंह को गाजीपुर से गाजियाबाद का जो राजपूत ठाकुर वोट था उनको लगता था जुड़ जाएगा, उसको आगे किया। तो पार्टी में सिर्फ मुस्लिम और यादव ही नहीं, बाकी कास्ट को भी। मायावती सोशल इंजीनियरिंग किया, हाँ। सतीश मिश्रा सतीश चंद्र का मिश्रा चेहरा का लेकर को आए। आगे किया कि ब्राह्मण को जोड़ो, बनिया को जोड़ो, बाकी कास्ट को जोड़ो। तो ये सब सोशल इंजीनियरिंग सब पार्टियां करने लगी। अब अखिलेश यादव ने PDA कर दिया, हाँ। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो वो समय के हिसाब से ना, चाहे तेजस्वी कह रहा है युवाओं का फेस है। सिर्फ लालू वाली पॉलिटिक्स थी, बेरोजगार काफी छेड़ा बेरोजगार हुआ अच्छा, है। अच्छा, उसको खाली मुद्दों को लालू लेके जी चले। के सबसे करीबी में से प्रेमचंद गुप्ता हैं। नहीं हाँ, होता है, हाँ, लेकिन हाँ। चेहरा मैं ये कभी नहीं बताना हुआ, चाह रहा हूँ राजस्थान में आते आपको रहे। कि ये सब जनता के लिए है। अंदर अंदर सतीश चंद्र मिश्रा कहीं ना चर्चा है ना, नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखते वो। नहीं, कहीं प्रोग्राम्स होते तो सतीश मिश्रा अच्छा। आते हैं, उनकी ओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बिल्कुल बिल्कुल। या कोई प्रोग्राम आदमी जो के होते हैं। मुखर नहीं है उतने। एक्चुअली क्या पार्टी ही मुखर नहीं बॉस होती ही है। मुखर नहीं है। पार्टी- हाँ। मुझे याद है अभी भी सर संसद में निकलती थी मायावती जी, 12 नंबर तो गेट 12 नंबर गेट से हाँ, उनका पुरानी वो- बिल्डिंग में। वो पर्स रहता था, और जब उनको बोलना होता था तब अपने आप देखते थे कि सारे नेता साथ में आके हाँ। बोल देते थे यहाँ खड़े सब हो लोग जाइए। पहले से आ जाते थे मायावती के लाइन आने लगा के पहले। खड़े हो जाते थे। हाँ, हाँ, और उनको बिल्कुल मैंने सही। एक बार जिक्र करके बताया भी था कि मैं माल की, मतलब हम लोग का गांव का नाम है मालसा, उन्होंने वो गांव ही अडॉप्ट किया था, ओह, लखनऊ के ओह, पास है। वाह। तो मैंने उनको बताया था कि मैडम आपने हमारा गांव अडॉप्ट किया है, मतलब सब सांसदों को अडॉप्ट करना था। आदर्श तो हाँ, हाँ, गांव एक था। आदर्श गांव। आदर्श तो गांव। वो ऑब्जर्वेंट थी। और मुलायम सिंह जी का आपको तो बहुत किस्से मालूम है, मैं पूछना चाहूंगी। एक किस्सा मुझे याद है, किस तरह से वो मिलते थे सर। वहां पत्रकार सारे खड़े होंगे और सुनो तुम क्या कर रहे हो, तुम ये, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा था संसद में। मैंने कहा सर अब छोड़ के जा रहे हैं, इतना बड़ा बिल पास होना है, ये होना है, चर्चा होनी है। तो ये सुनो बिटिया, मैं कभी ऐसे छोड़ के जाता हूँ? किसी के वहां शादी है तो शादी में नहीं जाओ, तुम बताओ जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे भी गाँव आऊंगा। वाह। तो एक तरीके से जो ये रीजनल सैट्रप, क्षेत्रीय क्षत्रप थे, उनको जमीनी एक कनेक्ट थी। शरद यादव का जिक्र कर रहा था शरद यादव, हाँ, राहुल। शरद यादव भी। शरद यादव जो हैं, वो VP सिंह के बाद की जो पॉलिटिक्स हुई, पिछड़ों की जो पॉलिटिक्स हुई, उसमें कई तमाम लोग बने, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव। तो वो कई बारी क्या कहते हैं, उनका बोलने का भी एक तरीका था। तो वो कई बार जातियां पूछ लिया करते थे, हाँ। या जातियों पर कमेंट कर दिया करते थे। तुम जाते थे मिलने? हाँ, जब मैं भी जाता था, उनका तुगलक रोड पे घर था, तो हम उनके घर पे जाया करते थे स्टेटमेंट लेने के लिए। तो कभी बैठे हैं बात करते अरे कई बार वो bluntly तुम भी चुप रहिए, statement तुम देते थे। ब्राह्मण हो, तुम ये हो, वो ब्लंट स्टेटमेंट भी आते थे। हाँ, उनका ब्लंट स्टेटमेंट आते थे। और वो कई बारी कई चीजों पे वो उनकी जो राय थी, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल रॉ थी, बिल्कुल रॉ वो बात किया करते थे। हाँ। और पिछड़ों के बड़े नेता हुए वो। मध्य प्रदेश में पैदा हुए, होशंगाबाद के अंदर सांसद वो बिहार बने, से बिहार चुनाव के। लड़ते थे। हाँ, हाँ। तो ये उनका मधेपुरा। दर्शाता है, उनका व्यक्तित्व। स्वीकार्यता। राहुल गांधी, ये तो अब मौसमी जी भी जानती हैं, राहुल गांधी उनसे अक्सर सलाह मशवरा किए जाते थे। और जाति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको सिखाने वाला अगर कहूं मैं एक व्यक्ति शरद यादव भी हैं। मतलब एक सोशल, जिक्र- सबसे बड़े सोशल इंजीनियरों में से उनके गिनती। एक जिक्र उनका भी चलाता है, रामविलास पासवान साहब का। बिल्कुल, पासवान जी की पॉलिटिक्स भी देखिए आप, मौसम वैज्ञानिक भी उनको कहा जाता रहा हाँ। कि वो पढ़ लेते थे कि क्या होने वाला आगे। मिलने पे भी बड़ी सरलता से सरल मिलते। थे, हाँ, बहुत बहुत सरल ही थे, सहज जमीनी थे। नेता थे। कब से सहज उन्होंने थे। पॉलिटिक्स शुरू की, विधायक भी रहे, फिर सांसद इतनी बार रहे। हाँ। और नाम से जानते थे सर आपको, मतलब सबको जानते थे वो। देखिए कुछ नेता जो पुराने थे नाम से पुकारते थे,
एक खूबी रही है उनकी। हाँ, इनकी कि सबकी खूबी नाम रही से। है। हाँ। और इवन अडवाणी जी हो, अटल जी हो, मोदी जी भी देखिए, क्योंकि दिल्ली में उनकी जो संगठन में रहे, अशोक रोड पे रहे या हरिश्चंद्र बाथुर लाइन में जब वो रहा करते थे, पार्टी में काम करते थे, हम लोग सब मिला करते थे उनको, और बैठ के बात भी क्या करते थे उस टाइम सब। तो पॉलिटिक्स इनकी जमीनी आप लोग थी। जैसे पुराने लोग तो वहां पर अशोक रोड पे जो ऑफिस था वहां पीछे उनका कमरा और हाँ, वो दफ्तर, वहां कई लोगों ने नौ चाय भी अशोक पी रोड रखी में वो है। रहते थे उस टाइम। हाँ, चाय भी पी रखी है बिल्कुल, उनके चाय पी हाथ नौ रखी में। है। अशोक के पीछे मतलब चाय वाला देखिए जो। 11 नंबर अशोक रोड है, पुराना बीजेपी वो- अशोक था, उसके बगल का 9 नंबर का अरुण जेटली को मिला हुआ था। अच्छा। मतलब सांसद के नाते अरुण हाँ। जेटली जब कोर्ट वोट में जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो वहां आते थे, वो मीडिया के साथ बैठते थे। फिर मोदी जी भी वहीं रहा करते थे उस टाइम, उनके पास भी जगह थी, तो मीडिया से मिलते थे मोदी तो जी। पुराने बात कई लोग करते थे। रिपोर्टर जो बीजेपी कवर करते थे वो लोग याद करते हैं कि मोदी जी चाय बनाते थे और सबको बोलते थे कि चाय पियो, लेकिन वो कहते थे, यार सर को खुद ही हाँ, पता है। लेकिन वो मोदी जी कहते थे कोई कप गिलास अपने अपने धो लेना, तो कि वो मेरे पास कोई लेकिन नौकर वो भी नहीं बहुत, धोने। मोदी जी भी लोगों से मिलते जुलते खूब उनका रहा है, और उनका भी सबके साथ है उस टाइम से। आप देखिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब बीजेपी ऑफिस गए, तो पुराने जितने भी वहां काम करने वाले लोग थे, अच्छा। सबको बुलाया, नाम से पुकारा, अरे कैसे हो, सबके साथ जब भी जाते हैं, ओ, या चुनाव के बाद, दिवाली मिलन के बाद दिवाली मिलन भी और चुनाव के बाद भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया जाता चाय है। पार्टी भी की जाती है। पार्टी के लोग जो चुनाव में रहे वैसे रहे, और बीजेपी ऑफिस जब भी जाना ना तो पुराने लोगों से मिलते रहे हैं वो हमेशा। नहीं, देखिए ये भी बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने 14 और 19 में जो अशोक जी भी कह रहे हैं कि एक मंडलाइजेशन भी कमंडल के साथ धीरे धीरे किया है। Politics आज कह रहे हैं बदलती कि चली गई राहुल उसमें। गांधी उस बात पे अडिग रहे। जब राहुल गांधी जिक्र करते थे तो लोग कांग्रेस के भीतर ही मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। और कि क्या टॉपिक राहुल हाँ। गांधी ने ले लिया है, ओबीसी कभी कांग्रेस के साथ आएगा। पर राहुल गांधी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अधिकारों की लड़ाई के लिए या अपने नुकसान पे भी अगर कोई टॉपिक या मुद्दा उनको कन्विंसिंग लगा है वो उसके लिए लड़े। और वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का देखिए खुद ही मतलब जिस तरह से वो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो एक तरीके से एक बड़ा तबका ओबीसी का बीजेपी का सबसे ज्यादा सॉलिड वोट बैंक बन गया। बीजेपी का अगर कहूँ अक्रॉस द पार्टी लाइन, हाँ। अक्रॉस द कास्ट, हम्म। वो 2014 के बाद इन्होंने उस मिथ को तोड़ा है। तोड़ा अच्छा। है उसको, तमाम Consolidation पार्टियां, हो गया। तमाम जातियां का वोट इनको मिला उसमें बीजेपी को, तभी तो इतनी सीटें आई भाई इनके पास। लेकिन आई थिंक अशोक जी बहुत पहले से ही जो ओबीसी कंसोलिडेशन है वो बीजेपी में नहीं, पर जैसे शुरू हुआ। ब्राह्मण, पंजाबी और बनियों की उमा पार्टी मानी जाती थी एक जमाने में। उमा भारती और कल्याण सिंह, कल्याण सिंह थे, ये वो दो लोग थे, मास लीडर थे। हम्म। एक मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश के अंदर, दोनों बैकवर्ड कम्युनिटी से आते थे। और जो सो कॉल्ड ब्राह्मण बनिया पार्टी है उसमें चीजें रहकर तो- उन्होंने राजनीति करी। बिल्कुल। लेकिन देखिए एक चीज है, चीजों को तोड़ा बीजेपी ने। आप हरियाणा में जाट के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स हुआ करती थी। हाँ। बीजेपी जब सरकार बनी हम्म। तो मनोहर लाल खट्टर पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनको सीएम बनाया, उसके बाद सैनी को बनाया। अब देखिए हरियाणा में तो जाट के इर्द गिर्द रहता था पूरा। हाँ। महाराष्ट्र ब्राह्मण बनाया, महा- मराठा नहीं महाराष्ट्र ब्राह्मण बनाया, बनाया। झारखंड के अंदर आप मध्य प्रदेश देख लो, ओबीसी बनाया, रघुबर दास। तो चीजें 2014 के बाद बीजेपी ने चीजों को एकदम पूरा मैं चीजों को हमेशा एक बदल बात दिया। बोलता हूँ, अशोक जी मानेंगे इस बात को, कि 2014 के बाद खेल के नियम बदले जा चुके हैं। हाँ। ये नई तरीके से गेम हो रही है, जो कांग्रेस जो है इसमें अपने आप को फिट कर नहीं पाती है। पर क्या सवाल ये है कि 2024 के बाद खेल के नए नियम अशोक जी दोबारा बदले हैं संजय जी, जिस तरह से राहुल गांधी की पिच पर बीजेपी हार गई है। राहुल गांधी की पिच पर बीजेपी आई तो है, आती हुई लग रही है, लेकिन जब आप ज्योतिष की बात करेंगे तो ग्रह चलते चलते वक्री भी चलता है। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि वो पिच पर तो आती हुई लग रही है, लेकिन ये अपनी अलग पिच बनाने वाली है। अपनी राहुल लकीर गांधी अलग वाली खींचते पिच, हैं। अपनी लकीर अलग खींचेंगे और उसमें रायता और फैलेगा, उसमें कोर्ट में भी मामला जाएगा और कितने बरस कोर्ट में रहेगा कोई नहीं जानता। इसमें मामला जाएगा क्योंकि ये संविधान के साथ भी इसमें इसके तार जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पे सुनवाई करे। ऑब्जेक्शन लेके तो जाएंगे ही जाएंगे। जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि हमारी मांग थी और उससे बीजेपी आगे बढ़ी है, उनको फिर ये लगेगा कि यार हमारी मांग पे इन्होंने आश्वासन तो दिया था, लेकिन जो अब चीजें आ रही है ना वो हमारी मांग से अलग है, उसका बीजेपी फायदा उठाएगी, या फिर मुसलमानों में या किन्हीं और लोगों में उसमें और फ्रिक्शन होंगे, उसमें और बंटवारा होगा, क्योंकि ये पूरा माइन्यूटली मांगेंगे।
कि ब्राह्मण हो तो कौन सा गोत्र है, कौन सा है, कहाँ वाले ब्राह्मण हो, क्या हो, तो ऐसा पिछड़ी जातियों के साथ भी ये पूछेंगे। कोई और वो आपत्ति दर्ज कर सकता है कि सही नहीं है। फॉर्मेट हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेचीदा टाइप हो, या उसमें से और भी इंफॉर्मेशन आए, बहुत माइन्यूटली, एकदम माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन की बात हो, तो वहां पर ये लोग। दूसरा पिच की जो बात करें ना मौसमी, देखो आपने कहा कि कांग्रेस की पिच पे या राहुल गांधी की पिच पे, देखिए बीजेपी बदली है बहुत ज्यादा। चुनाव जो लड़ती है बिल्कुल नीचे बूथ लेवल से लेके एक एक आदमी तक पहुंच करती है। और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि भूल गई चुनाव लड़ना। वनवासी आदिवासियों की झोंपड़ियों में जाके बिल्कुल खाना खा रहे हैं, बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक, एक एक चीज तक नीचे जाकर के लोकल इश्यूज पूरा रिसर्च करना। मान लीजिए किसी स्टेट में चुनाव है तो पूरे देश भर के नेताओं को जिम्मेवारियां देने के छोटे छोटे इलाकों की। तो जिस ढंग से नीचे लेवल से जाकर के चुनाव लड़ती है ना, कहा गया कि कांग्रेस भी अब बीजेपी की नकल करने लगी है, चुनाव लड़ना ही भूल गई कांग्रेस, बीजेपी को इमिटेट करने की कोशिश करती है। तो बीजेपी पिच पे नहीं खेलती, बीजेपी अपना करके उसको अपने ढंग से चुनाव लड़ती है। बल्कि कांग्रेस ये कहा जाता है, जैसे कर्नाटक का चुनाव था कि बीजेपी स्टाइल में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, लोकल इश्यू पे कर्नाटक वाले में लड़ा, करेक्ट। तो कांग्रेस की पिच पे बीजेपी नहीं, बीजेपी किसी की पिच पुच नहीं, अपनी पिच तैयार करती है और उसी पे चौके छक्के मारती है। ये जो ओन करने की चीज है ना, कि किसी भी चीज को अपना ओन करना, अपना बताना। नेताओं को ओन किया, कितने कांग्रेस के नेता थे, पटेल साहब हो, नरसिम्हा राव, ये ओन करने की जो चीज है, दूसरे की पॉलिटिक्स को ओन कर लिया और अपना बता के, यानी लेबल अपना चिपकाया, और ये हमारा ब्रांड है। भाई तो विरासत की सियासत भी होती है, पर सवाल की सियासत में एक मुझे एक बात याद आई। चौधरी चरण सिंह थे, उनके बेटे अजीत सिंह, उनके बेटे चौधरी जयंत चौधरी ने मन से एक बात, और वो बड़े आइकन थे, जाट आइकन बड़े, उनके जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने एक बार मन से कहा था, मुझे ध्यान है, उन्होंने कहा था कि मैं जाट पॉलिटिक्स नहीं करता। तो ये जो नई बात है कि जो विरासत जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप को एक जाति तक महदूद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम बॉक्स हो गए एक जाति के अंदर, बिल्कुल, तो फिर हमारा फ्यूचर नहीं है। ये चाहते हैं कि बुजुर्गों ने जो हमें संपदा दी है उसमें हम क्या ऐड ऑन कर सके, इजाफा कर सके, तभी सस्टेन कर पाएंगे, तभी तो रहेंगे, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो चीजें irrelevant हो जाएगा, बहुत तेजी से बदल रही है। तो जाति जाते जाते जाएगी, पर हम लोग जाते जाते एक आखिरी टेक अवे लेके जाते हैं, दे के जाते हैं दर्शकों को। आपको क्या लगता है अशोक जी की क्या डेडलाइन, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हेडलाइन मैनेजमेंट है पर डेडलाइन नहीं बताई है, तो क्या टाइमिंग रहेगी उसकी पूरी जनगणना पूरी होने की? क्योंकि उस काफी विस्फोटक हो सकता है अगर वाकई में आ गया कि 60-70%, 80% ओबीसी और पिछड़ी जाती है, 90%, तो फिर अधिकारों की एक बार फिर से मंडल 2 की पॉलिटिक्स आएगी। बहुत सारे सवाल, जैसे संजय बोलते हैं, बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं इसमें। पिंडारा होता है ना, वो एकदम बॉक्स, पिंडारास बॉक्स, हाँ, तो पिंडोरास बॉक्स, उसमें क्या क्या निकलेगा, क्या होगा। लेकिन यह कि बीजेपी ने शुरुआत तो की है, वो इतने सालों की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, कब मांग हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, लेकिन शुरुआत कर दी। अब इसी को लेके, जैसे राहुल गांधी ने भी उस दिन बोला कि इसमें होगा कैसे, क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें सवाल किए। मैं सब पूछूं बीजेपी क्या टाइमलाइन देख रही है, क्योंकि टाइमलाइन तो देखिए पॉलिटिक्स है, टाइमलाइन तो कुछ नहीं होती, लेकिन यूपी चुनाव से पहले कि बाद में 27, ये घोषणा तो अभी एक आध महीने में हो जाएगी, 2-3 महीने में खबरें आ रही है कि जल्दी शुरू होने वाला है सारी चीजें, और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ता रहेगा, जो भी टाइम लगना है उसमें। लेकिन ये कि एक शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई, मैसेजिंग हो गई, लोगों को उसका जो ये इनका मुद्दा था कि होना चाहिए, उसको तो खत्म कर दिया। इतने साल से जो लोग मुद्दे का झंडा लेके चल रहे थे, वो झंडा इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल, अब इन्होंने ऑन कर लिया इस पूरे उसको। अब तुम नहीं कर पाए, हमने कर दिया। अब हो सकता है कि बीजेपी किसी को कह के और आगे कोर्ट में ये मामला भिजवा दे। ये भी जनगणना थोड़ी पहुंचेगी कोर्ट में, जनगणना जाति जनगणना भी पहुंचेगी। जनगणना का जो प्रोसेस है, हाँ, जाति का, उस पे सवाल उठा सकते हैं कि इस पे हमें ऑब्जेक्शन है और माय लॉर्ड ये हमारे अधिकारों का हनन है, ये हमारा ये अधिकार है, वो अधिकार। अपने वहां तो इतना हेवन है वो कि उसमें कहीं से भी आप निकाल के कर, तो उस पे रोक लगा सकते हैं आप। राहुल, जनगणना से 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, एक महिला आरक्षण बिल और एक डिलिमिटेशन। ये 2 चीजें डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी कास्ट सेंसस से। तो कास्ट सेंसस के बाद मुझे लगता है कि नई मांगे आपको देखने को मिलेंगी, नई एडिटेशंस देखने को मिलेंगी, और विपक्ष ये मांग करेगा क्योंकि उसका जो डेटा है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि एनडीए सरकार के टाइम पर ही आ जाएगा। डिलिमिटेशन का तो उस पे इतना तमाशा हो रहा है, होगा। वो मांग करेंगे कि आप कस्टमाइज्ड पॉलिसीज बनाइए,
हाँ इन फला जाति की इतना नंबर आया है, इनको रिजर्वेशन तो आपने दे ही नहीं रखा है, इनका ज्यादा है, इनका कम करिए। हाँ क्या होने वाला है, ये एक रोलर कोस्टर राइड बंदरबांट हो गए उसमें शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल। और आने वाले समय में आप देखिएगा ये अनगाइडेड मिसाइल भी हो सकती है, ये कहाँ किस तरफ जाकर लग जाए, किसको हिट कर जाए, ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर कोशिश एक की गई है, देखते हैं इसका नतीजा भारतीय राजनीति पे क्या पड़ता है। देखिए लगातार सब लोग के अब फोन बजने लगे हैं, लगातार हम लोग लगभग 1.5 घंटे से साइलेंट मोड पे पर अलर्ट स्टैंड बाय मोड पर थे और पूरा हम लोग ने आपके सामने खाका रखा कि अभी जो जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है उससे उसके सियासी मायने क्या हैं, क्या फॉल आउट होगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल होगा। तमाम जो घटक दल है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक में हो या बीजेपी के घटक दल, एक तरीके से वन अपमैनशिप की राजनीति होने वाली है। दूसरी तरफ कौन मसीहा है इन पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का, इस पर लगातार एक तरीके से होड़ लगेगी। कांग्रेस को और विपक्षी दलों को मुद्दे तलाशने पड़ेंगे क्योंकि जनगणना का ऐलान हो गया, अगले 2 साल तक काउंटिंग चलती रहेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप आने वाले बिहार चुनाव या फिर बाकी चुनाव में या सरकार को घेरने के लिए क्या मुद्दे उठाएंगे, ये सब चलता रहेगा। देखिए हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ थे और आज आपने वो सुना जो आपने ऑन एयर हम लोग से नहीं सुना था। इसी तरह से चाय पे चर्चा करते हुए हम लोग आपको अगली बार अगले हफ्ते मिलेंगे। हर हफ्ते रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम मिलते हैं और ये कहते कहते हम आपको जाते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर कलो तलवार का, पड़न रहने दो म्यान। यानी कि तलवार का मोल कीजिए और म्यान की चिंता मत कीजिए। किसी की जाति से उसके ज्ञान या उसकी धार का पता नहीं चलता है, तो जाति से जज मत कीजिए। बहरहाल रिपोर्टर्स ऑफ एयर में अब अलविदा कहते हैं, सलाम नमस्ते, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।